आज हम उस गुप्त फाइल को खोलने जा रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट यरूशलेम में लिखी गई, जिसका मंच इराक की वीरान जमीन बनी और जिसका निशाना है ईरान का दिल। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की कहानी नहीं, बल्कि ये उस नई दुनिया की तस्वीर है जहां युद्ध अब खुले मैदानों में कम और परछाइयों में ज्यादा लड़े जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी संप्रभु देशों की सीमाओं के भीतर कोई दूसरा देश अपना सैन्य अड्डा बना सकता है, वो भी इतना गुप्त कि वहां के स्थानीय चरवाहों को तो उसकी भनक लग जाए, लेकिन सरकार के कानों कान खबर ना पहुंचे। आज हम इजराइल के उस घोस्ट मिशन की हर परत खोलेंगे, वो मिशन जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हिला दिया है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ बारूद, मिसाइल और खून की नहीं होगी। आज बात होगी उस धुंधली शांति की भी जो यूक्रेन के बर्फीले मोर्चों पर अचानक दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप खुद को पीसमेकर साबित करने में जुटे हैं। सवाल ये है कि क्या युद्ध विराम वाकई युद्ध को रोक देगा या फिर ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। अगले 20 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि खबर वो नहीं जो सिर्फ कैमरे में कैद होती है, खबर वो है जो पर्दों के पीछे तय की जाती है। मध्य पूर्व में इस समय जो कुछ हो रहा है वो आने वाले कई दशकों की भू राजनीति तय कर सकता है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे आक्रामक और सबसे गुप्त रणनीतिक चाल चल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में एक हाईटेक सीक्रेट लॉजिस्टिक हब बनाया था। ये कोई साधारण सैन्य कैंप नहीं था, ये ऐसा अड्डा था जहां से ईरान के खिलाफ लंबे दूरी वाले ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल को इराक की जमीन की जरूरत पड़ी और क्यों? दरअसल इजराइल और ईरान के बीच सीधी दूरी 1000 मील से ज्यादा है। इतनी लंबी दूरी तय कर ईरानी परमाणु ठिकानों तक पहुंचना आसान नहीं। फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन चाहिए, तकनीकी सहायता चाहिए, इमरजेंसी लैंडिंग पॉइंट चाहिए और सबसे अहम, अगर कोई विमान दुश्मन के इलाके में गिर जाए तो पायलट को जिंदा निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम चाहिए। इजराइल ने इसी जरूरत को देखते हुए इराक के उस वीरान इलाके को चुना जहां इंसानी आबादी लगभग ना के बराबर है। दिन में तपता हुआ रेगिस्तान, रात में सन्नाटा और ऊपर से अमेरिकी सैन्य नेटवर्क की मौजूदगी। ये इलाका रणनीतिक रूप से इतना अहम था कि यहाँ से ईरान के पश्चिमी हिस्से तक पहुंचना आसान हो जाता। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ये पूरा ढांचा शुरू होने से ठीक पहले तैयार किया गया और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे लेकर वॉशिंगटन में बेहद सीमित लोगों को ही जानकारी थी। लेकिन हर गुप्त मिशन की इस तरह ऑपरेशन में एक ऐसी भी गलती हुई जिसने पूरी कहानी को लगभग उजागर कर दिया। मार्च के महीने में एक स्थानीय चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते हुए उस प्रतिबंधित इलाके के पास पहुंच गया। उसने देखा कि आसमान में ऐसे हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं जिन पर इराकी सेना के निशान नहीं थे। इलाके में अचानक बड़ी गतिविधि ने उसे हैरान कर दिया। उसने पास की इराकी चौकी को इसकी सूचना दी। इराकी सैनिक अपनी हवामी गाड़ियों में बैठकर जांच के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा शायद कोई आतंकी संगठन सक्रिय हो, लेकिन जैसे जैसे वो उस लोकेशन के करीब पहुंचे हालात बदल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली कमांडोज ने अपनी पहचान और मिशन की गोपनीयता बचाने के लिए तुरंत हवाई कार्रवाई की। रेगिस्तान में विस्फोटों की आवाज गूंजी, धूल का गुब्बार उठा और कुछ ही मिनटों में इराकी दस्ते को पीछे हटना पड़ा। इस झड़प में एक इराकी सैनिक की मौत हो गई। यहीं से बगदाद में भूचाल आ गया। इराक सरकार भड़क उठी। संसद में सवाल उठे कि आखिर देश की संप्रभुता का उल्लंघन कैसे हुआ। संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की गई। अमेरिका पर आरोप लगाए गए कि उसने इराक की जमीन को युद्ध का मैदान बना दिया है। लेकिन महीनों बाद अमेरिकी अधिकारियों ने जो खुलासा किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा वो अमेरिकी यूनिट नहीं थी, वो इजराइल था। ये सुनते ही मध्य पूर्व की राजनीति में नई हलचल मच गई, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि इजराइल अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बेस पर इजराइल की बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित यूनिट 669 भी मौजूद थी। ये वही यूनिट है जिसका काम है दुश्मन की सीमा में फंसे अपने सैनिकों और पायलटों को मौत के मुंह से निकाल कर वापस लाना। ये यूनिट सिर्फ लड़ती नहीं, ये घुसपैठ, बचाव और गायब हो जाने की कला में माहिर मानी जाती है। ईरान भी अब खामोश नहीं बैठा है। तेहरान में लगातार ये चर्चा हो रही है कि इजराइल ने इराक और सीरिया के रास्ते उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। ईरान के सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर भविष्य में कोई बड़ा हमला होता है तो ये गुप्त नेटवर्क उसकी रीढ़ साबित होती है। यही वजह है कि ईरान ने अपने पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसमें सिर्फ इजराइल और ईरान शामिल नहीं है। अमेरिका, इराक, सीरिया, खाड़ी देश सब किसी न किसी रूप से इस रणनीतिक शतरंज का हिस्सा बन चुके हैं। और यही वजह है कि दुनिया को डर है कि कहीं कोई छोटी सी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को आग में न झोंक दे। इधर दुनिया की निगाहें अब रूस के रुख पर भी टिकी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की और तेहरान के साहस की खुलकर सराहना की।
पुतिन ने साफ लफ्जों में कहा कि अमेरिका और इजराइल की ये लड़ाई बेहद जटिल है, जिसने रूस को भी मुश्किल में डाल दिया है। पुतिन ने अमेरिका की उस प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी जिसमें ईरान को परमाणु विलन बताया गया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि तेहरान के परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है और रूस ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन जारी रखेगा। पुतिन का ये समर्थन ट्रंप के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं। रूस ने साफ कर दिया कि वो बुशेहर जैसे शांतिपूर्ण परमाणु प्रोजेक्ट्स में ईरान के साथ खड़ा होगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। अब जरा हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के उस मोर्चे पर चलते हैं जहां 3 साल से बंदूकें लगातार गरज रही थी। रूस और यूक्रेन, एक ऐसी जंग जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। तेल की कीमतों से लेकर गेहूं तक सब कुछ प्रभावित किया। लेकिन अब अचानक खबर आई कि दोनों देश 72 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताई। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, ये इंसानियत की जीत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई शांति है या सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन। इस युद्ध विराम का सबसे बड़ा हिस्सा 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली। कल्पना कीजिए उन परिवारों की जो वर्षों से अपने बेटों का इंतजार कर रहे थे। कुछ यूक्रेनी सैनिक जो रूस की जेलों में बंद थे, कुछ रूसी जवान जो यूक्रेनी कैंपों में कैद थे, अब शायद पहली बार अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन ट्रंप की इस पहल के पीछे सिर्फ इंसानियत नहीं, राजनीति भी छिपी है। अमेरिका के भीतर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगा। ईरान को समर्थन, यूक्रेन को हथियार, चीन के साथ व्यापार, युद्ध, इन सब ने अमेरिकी जनता के भीतर थकान पैदा कर दी है। ट्रंप की लोकप्रियता पर इसका असर दिखाई देने लगा है। उन्हें एक ऐसी जीत चाहिए थी जिससे वो खुद को दुनिया के सामने डील मेकर और शांति दूत साबित कर सके। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी थक चुके हैं और ज़ेलेंस्की भी, अब दुनिया को शांति चाहिए। लेकिन क्या दोनों नेता सच में शांति चाहते हैं? यूक्रेन को डर है कि रूस इस 72 घंटे का इस्तेमाल अपनी सेना को दोबारा व्यवस्थित करने में करेगा। वहीं रूस का आरोप है कि यूक्रेन इस दौरान पश्चिमी देशों से नई मिसाइलें और ड्रोन हासिल करेगा। रूस के अंदर राष्ट्रवादी गुट इस युद्ध विराम से खुश नहीं है। युद्ध अब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों का खेल नहीं रहा, अब लड़ाई डेटा, ड्रोन, सीक्रेट बेस साइबर नेटवर्क, सोशल मीडिया नैरेटिव की भी है। एक देश रेगिस्तान में गुप्त अड्डा बनाकर अपने दुश्मन को घेर रहा है, तो दूसरा देश सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद को शांति का चेहरा साबित करने में जुटा है। इराक के रेगिस्तान में लगी वो आग क्या ईरान तक पहुंचेगी? क्या इजराइल भविष्य में और बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है? क्या ट्रंप का ये युद्ध विराम 11 मई के बाद भी जारी रहेगा या फिर यूक्रेन की धरती पर दोबारा मिसाइलों की बारिश होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, युद्ध अब दिमागों में लड़े जाते हैं, गुप्त समझौतों में लड़े जाते हैं और उन अंधेरे कमरों में लड़े जाते हैं जहां कैमरों की पहुंच नहीं होती। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया एक ऐसी शतरंज की बिसात पर खड़ी है जहां हर चाल के पीछे एक और चाल छिपी हुई है और हर मुस्कुराहट के पीछे युद्ध का साया मंडरा रहा है। बहरहाल इस विषय पर देखिए हमारी सहयोगी ऋतु सिंह के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। ईरान में हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है, लेकिन अब तक अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग से निकलने के लिए छटपटा रहा है। तो क्या ये वजह सही है, स्पष्ट है और यही मान लिया जाए कि अमेरिका अब ईरान के आगे सरेंडर मोड में आ गया है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से अमेरिका बैकफुट पर है, ये इस वक्त पूरी स्थिति में नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बारूदी शुरुआत की। ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स, सरकारी दफ्तर और वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले किए गए। पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद से अमेरिका और इजराइल के हाथ खाली हैं। ईरान के पलटवार से अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन, विमान और हाईटेक मिसाइलें न केवल नाकाम साबित हुए बल्कि मलबे के ढेर में भी बदल गए। खाड़ी देशों के पर्यटन और तेल कारोबार से जुड़े ठिकाने तबाह हो गए। ये जंग जितनी ईरान के लिए नुकसानदायक रही, अमेरिका के लिए भी उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका जंग से निकलने के लिए छटपटाने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए हर तरह की रणनीति अपनाने लगे।
उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान भी किया। अमेरिका ने समझौते का मसौदा भी तैयार किया, जिसमें ईरान की कई शर्तों पर रजामंदी दिखाई गई। फिलहाल दबाव बनाने के साथ अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह से डील को फाइनल करने की है, ताकि जंग से बाहर निकला जा सके। खबरों के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स में हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंग के कारण अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी हो गई और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब समझौते के लिए इस कदर बेकरार हो गया है कि वो ईरान की शर्तों को ही मानता दिख रहा है। जंग में ईरान से समझौते के लिए अमेरिका ने अपनी कई शर्तों में बदलाव किया। इनमें ईरान पर 10 साल तक के लिए ही यूरेनियम संवर्धन की पाबंदी प्रमुख रूप से शामिल है। इससे अमेरिका के सियासी गलियारों में ट्रंप का ईरान के सामने सरेंडर करना भी कहा जा रहा है। ट्रंप ने ईरान से अपनी शर्तों पर समझौते की बात कही, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान की शर्तों पर ही समझौता करने का फैसला किया। ट्रंप ने दावा भी किया कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरान को पसंद है, लेकिन वहां की सरकार के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ। हालांकि इस बीच खबर है कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर रजामंद होता नहीं दिख रहा है। वहीं पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि हॉर्मूज पर अमेरिकी नाकेबंदी से दुनिया के देश तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसका असर ईरान पर फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगले 9 महीने तक हॉर्मूज नाकाबंदी को ईरान आसानी से झेल सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 70% हथियार अभी मौजूद हैं, यानी लड़ाई के बावजूद ईरान की स्थिति काफी मजबूत है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के 225 से ज्यादा ठिकाने नष्ट हो गए, जिन्हें दोबारा खड़ा करने में कम से कम $5 बिलियन का खर्च आ सकता है। बताया जा रहा है कि जांच में अमेरिका के करीब 40% हथियार खत्म हो चुके हैं। जंग में अमेरिका की करीब 1400 टॉमहॉक मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं, जबकि जंग से पहले 90 PRS मिसाइलें थी, जो अब महज 30 रह गई। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारी कमी आई है। तो साफ है, अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी साख कमजोर हुई, उसके मित्र राष्ट्रों ने उसका साथ छोड़ा। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप को दबाव झेलना पड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता कम हुई और यही वजह है कि फिलहाल अमेरिका सरेंडर मोड में दिख रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।